लगभग जितने सारे मैं रिटन एग्जाम देता था, पीएसयू, बार्ड, जितने सारे रिटन एग्जाम देता था, जितने सारे पीएसयू का सारे रिटन क्लियर होते थे और एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होती थी। तो ये मुझे सबसे डिसहार्टेंड लगता था। मैंने काफ़ी सारे रिटन एग्जाम क्लियर किए थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन किसी के इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे थे मेरे। सर, गेट में सक्सेस के लिए सबसे फर्स्ट थिंग तो हार्ड वर्क आपको करना होगा। हार्ड वर्क का ऑप्शन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है, काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं। फिर लाइफ में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज आता है, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आप एफर्ट करोगे तो आपका आउटपुट आएगा। एफर्ट नहीं करोगे, आउटपुट नहीं आएगा। और आप मोटिवेटेड रहोगे, छोड़ोगे नहीं, कंसिस्टेंसी रखी। जैसे मेरा बस एक्स्ट्रा चीज रहता है, लोग उसी में एफर्ट करते रह जाते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जाम का डिमांड क्या है उस पर फोकस करना है, सबसे मस्ट है। सिलेबस हमें पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर किया रहना चाहिए, उससे हमें आइडिया लगेगा तो क्या पढ़ना है। इन जनरल मतलब रैंडमली कुछ भी पढ़ने से फायदा नहीं है। उसके मतलब आउटसाइड अगर आपको पढ़ना है तो आप एग्जाम निकालो, उसके बाद पढ़ो। कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको जो एग्जाम का डिमांड है उसके लिए आपको वर्क करना है। एनईटी टाइप था, उसमें 10.003 आया था और उसमें लिखा था राइट अप टू नियरेस्ट इंटीरियर, तो आंसर शुड बी 10। और मैं रस में 10.003 लिख के आ गया। और उसके बाद मैं चैलेंज भी किया था, आईटी दिल्ली का था, तो वो चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो 10 ही रह गया और मेरा डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट रैंक हो गया। तो वो नाइटमेयर की तरह होता है। इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, थोड़ा सा जिम वगैरह जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पढ़ने में मतलब कंटिन्यूसली तो कोई पढ़ नहीं सकता है ना, कंटिन्यूसली पढ़िएगा तो मतलब बोरियत हो, बोरिंग फील होता है, एफिशिएंसी डाउन होता है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा दोस्तों से मिल लीजिए, लेकिन मतलब फोन में मतलब टाइम वेस्ट करने तो इफेक्टिव नहीं है। हेलो एवरीवन, इस सेशन में वी हैव गेट 2025 टॉपर निमेश चंद्रा विद अस, जो मधुबनी बिहार से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी बीटेक आईआईएसटी शिवपुर वेस्ट बंगाल से की है और वो एक्सर्जी के क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के एनरोल्ड स्टूडेंट रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस निमेश थैंक यू फॉर सर। अ ग्रेट रैंक इन गेट 2025। अपने गेट अटेम्प्ट्स के बारे में आप पहले स्टूडेंट्स को बताओ, आई एम श्योर उनको क्यूरियोसिटी होगी और फिर मैं और क्वेश्चंस पूछता हूँ। सर, मैं कॉलेज 2018 पास आउट हूँ, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में दिया था। तो वो बेस्ड ऑन कॉलेज स्टडी आई हैव प्रिपेयर्ड। फिर मैंने 2018 में गेट फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम में मेरा 2570 रैंक आया था, 69.8 मार्क्स आई थी। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर कॉलेज, मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लिया। मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, जब मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, पीएसयू या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, तो मैं कॉलेज से जॉब नहीं लिया, मैं फुल टाइम स्टडी किया। और बट 2019 में मेरे स्लाइटली इम्प्रूव हुए, लेकिन जो पीएसयू के रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए था उतने रैंक नहीं आए, ना इंजीनियरिंग सर्विस में अच्छे रैंक आए। तो मुझे 2019 के गेट अटेम्प्ट में 1358 रैंक आई थी। और बट एक गुड थिंग हुआ था, उस साल इंजीनियरिंग सर्विस में मेरा प्रीलिम्स निकला था, तो मैं मेंस का प्रिपेयर किया, बट मेंस नहीं हुआ। तो उस साल मेरा गेट से कोई पीएसयू नहीं मिला और इंजीनियरिंग सर्विस से भी नहीं मिला। बट 2020 में मैंने गेट फिर से लिखा। उस साल 167 रैंक आई है गेट में, और इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 14 आई। तो पहले तो मैं इंडियन ऑयल ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन किया उस साल। मुझे और भी पीएसयूज में हुआ, जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी एंड अदर ऑल पीएसयूज। फिर मैं सिविल सर्विस का अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी टू ब्रश अप माय टेक्निकल स्किल, सो आई हैव गिवन दिस ईयर गेट एग्जाम। गॉट इट। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ही ऑलरेडी वाज हैविंग some years ago good rank in GATE, and he obviously got again a rank in EAC. So but he is preparing for civil services, and this is the reason that he wanted to stay in touch and brush up his concepts. तो इस वजह से उन्होंने GATE दिया, but I am sure he has a lot of knowledge and tips which he can share with the aspirants. तो इस सेशन में आपको वो सब सीखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो आपने इस प्रिपरेशन जब स्टार्ट की और न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, रिवीजन किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो उस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ गाइडेंस आप स्टूडेंट्स को दो कि कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करें। साथ में सबसे रिलेटेड कुछ कुछ टिप्स आप दो स्टूडेंट्स को।
सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा मस्ट है। विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मतलब कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो पहले सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग विद उसके नोट्स। हम लोग कभी कभी देखते हैं जो कुछ लोग बस पढ़ लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स इज वेरी मस्ट फॉर लास्ट टाइम प्रिपरेशन, रिवीजन, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो नोट्स बनाने हैं मतलब प्रॉपरली, और बेसिक को क्लियर करना है, फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और हमें फोकस करना है क्वालिटी क्वेश्चन। सबसे अच्छा बात है एक्सर्जी का क्वेश्चन बैंक का, जिसमें क्वालिटी क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट थे विद डिफरेंट कंसेप्ट। तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ जब मैं 2019 के बाद में प्रिपेयर किया था 2020 से पहले, तो मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल लगा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आप जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो, और साइमल्टेनियसली रिवीजन करना है। क्योंकि हम अगर स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं, और 2-3 महीने 4 महीने में मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, और अगर पिछला वाला अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ भूल जाएंगे। तो ओवर ए पीरियड टाइम हमें ना पीरियडिकली टाइम फिक्स करके रिवाइज करते रहना है। जो पुराना टेस्ट लगाना है, पुराने सब्जेक्ट जो हमने पहले पढ़े हैं उनके टेस्ट लगाना है, उनको रिवाइज करना है, और आगे भी बढ़ते जाना है, लेकिन साथ साथ पुरानी चीज को भी टेकअप करके रखना है। वरना जैसे जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा उसे वैसे पीछे चीज भूलते जाएंगे, तो उसको फिर से कलेक्ट करने में काफी एफर्ट लगेगा। इसलिए पैरेलली मतलब आगे पढ़ते जाना है, और पीछे का भी रिकलेक्ट करते रहना है टेस्ट सीरीज के हेल्प से। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जब मैनेज करनी होती हैं स्टूडेंट को, कभी कभी वो कॉलेज में होते हैं, जब वो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी कभी वो कॉलेज से पास आउट होके कर रहे होते हैं। आपने ये दोनों फेज देखे हुए हैं, शायद कॉलेज के साथ यस सर। भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन की होगी, उसके बाद भी की होगी। तो इन दोनों सिचुएशन के बारे में आप कुछ टिप्स दे सकते हो कि कैसे कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। कॉलेज के बाद जब जॉब नहीं हो, जैसे आपने जॉब नहीं ली उस टाइम पे, बिल्कुल या प्लेसमेंट जैसा आप बता रहे थे कि उस टाइम पे जो नहीं लिया, उसके बाद प्रेशर होता होगा माइंड में, तो इन दोनों सिचुएशंस के रिगार्डिंग आप क्या टिप्स दोगे स्टूडेंट्स को? सर, मैं कहूँगा जो बच्चों को कॉलेज के टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि कॉलेज के टाइम में आपका सब्जेक्ट वो चल रहा है, उसके साथ साथ आप प्रॉपरली उसका बेसिक क्लियर कर रहे हो, उसके क्वेश्चन लगा रहे हो, तो कॉलेज के साथ ही अगर आप पढ़ रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। कॉलेज के बाद आपके माइंड में प्रेशर रहता है। जैसे कॉलेज के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपको डिप्रेसिंग सिचुएशन भी आते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें माइंड पे प्रेशर होता है, और उसके कारण आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन कॉलेज के टाइम में आप कर रहे हैं, उस समय उतना प्रेशर नहीं रहता है माइंड में, तो उस समय करना ज़्यादा अच्छा रहता है और फ्रेश रहते हैं। और अगर कॉलेज के बाद अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो कॉलेज के टाइम में, जैसे हमारे फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में जो जो सब्जेक्ट आते हैं, हमें उतने ही पे फोकस करके उसको ही क्लियर करना है। तो कॉलेज के टाइम में अगर कर रहे हैं तो मतलब वो बेटर है। लेकिन कॉलेज के बाद तो हमें थोड़ा सा बैक इन द माइंड प्रेशर होता है। जैसे इस टाइम में मैं जब अटेम्प्ट दे रहा था तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आई एम इन इंजीनियरिंग सर्विसेज जॉब, तो हमें कोई प्रेशर नहीं था। और इन जनरल हमने देखा है, बहुत सारे मतलब दोस्तों को भी देखा है, जो अगर प्रेशर में रहते हैं तो एग्जाम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं होता जितना हो सकता है, जितना उनके पोटेंशियल है। सिली मिस्टेक तो हम जानते हैं गिट का, तो मतलब वो है। तो इसलिए हमें ना कॉलेज के टाइम में ही ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। जो जैसे जैसे हमारे क्लास में चल रहे हैं, जैसे जो जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करके उसको करना चाहिए। सही बात है, स्टूडेंट्स को लगता है कि आराम से कॉलेज वॉलेज निकल जाए, उसके बाद देखेंगे फ्री हाँ, होके, बट टाइम के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगा, बढ़ती जाएगी, आप पे एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी। एक्सपेक्टेशन बढ़ हो जाएगी, सकता है घर की कुछ जिम्मेदारियां भी हो, तो जिम्मेदारी। वो सबका प्रेशर जो है, जो बात बहुत पते की बोली है कि प्रेशर जितना होगा परफॉर्मेंस उतनी अफेक्ट होती ही है, मैक्सिमम बच्चों के लिए होती है। और मैक्सिमम। जितना प्रेशर फ्री होके गेट अटेम्प्ट होता है, उतना सिली मिस्टेक कम होती ही है। तो ये चीज ध्यान में रख के यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। आज के टाइम पे निमेश, आपने एक्चुअली इस ट्रेंड को ऑब्जर्व भी किया होगा कि प्री कोविड और अब के टाइम में एक मेजर इशू जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो है डिस्ट्रैक्शन का। मोबाइल, रील्स, सोशल मीडिया काफी बढ़ चुका है ये पिछले 2-3 सालों में। इस हद तक कि अभी स्टूडेंट्स जो हैं हमसे बात भी करते हैं, अपने इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, तो दिन में 5-5, 6-6 घंटा वो बिता दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, पता नहीं चल रहा है, 10-10, 15-15 मिनट करके। तो ऐसे में आप क्या टिप्स शेयर करना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि कैसे वो इस चीज को प्रिवेंट करें, कैसे पाथ पे टिके रहें डिस्ट्रैक्ट हुए बिना?
सर सबसे पहले तो आज के ज़माने में तो लोग रील्स और फेसबुक स्क्रॉलिंग ये सब में टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। मतलब पता ही नहीं चलेगा जो कब आपका टाइम कितना ज़्यादा चल रहा है। लेकिन आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो मतलब इससे दूर रहना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सोशल मीडिया से अभी कट आउट हो जाओ, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, ये सब जो है इनसे तो कट आउट होना कंपलसरी है। फिर दूसरा चीज, जो जैसे हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जरूरत पड़ता है फॉर प्रिपरेशन पर्पस एज वेल, तो उसमें बस हमें सिर्फ जो चीज काम है उतना ही का फोकस रखना है। जैसे व्हाट्सएप में जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें प्रिपरेशन के लिए, टेलीग्राम में कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें प्रिपरेशन के लिए, बस उसी में फोकस रखना है। और ये इंस्टाग्राम फेसबुक से तो सबसे पहले कट आउट होना है। सर उससे बेटर सर हमें थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, थोड़ा सा जिम वगैरह जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पढ़ने में मतलब कंटिन्यूअसली तो कोई पढ़ नहीं सकता है ना, कंटिन्यूअसली पढ़िएगा तो मतलब बोरियत हो, बोरिंग बिल्कुल। फील होता है, एफिशिएंसी डाउन होता है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा घूम लीजिए, थोड़ा हम्म। दोस्तों से मिल लीजिए। लेकिन मतलब फोन में मतलब टाइम वेस्ट करने तो इफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है। आप अपने दोस्तों से मिलो, अपने पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन करो, करंट न्यूज से रिलेटेड डिस्कशन करो, तो वो आपको मतलब एक्सपोजर आपका बढ़ेगा, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होते हैं। तो उस चीज में फोकस कर सकते हैं rather देन वेस्टिंग टाइम ऑन रील्स एंड यूट्यूब और फेसबुक। और क्या है कि आपको देख के लगता है कि मैं रिलैक्स कर लिया, 10 मिनट ये देख लिया, 15 मिनट, बट आपकी आईज ने तो रिलैक्स नहीं किया ना, आपके ब्रेन ने तो रिलैक्स नहीं नहीं किया, किया ना। तो आपको देख के लग रहा है नहीं कि आप किया। रिलैक्स कर रहे हो, बट एक्चुअली ब्रेन फटीग हो रहा है। वो आईज ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हो आप। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग टेस्ट सीरीज देखो, क्वेश्चन बैंक दो, कोर्स देखो, जो भी है, तो आपकी आईज को आराम नहीं मिल रहा है, दिमाग यस को सर। आराम नहीं मिल रहा है। आपको बस लग रहा है कि मैं रिलैक्स हो गया 10 मिनट सोशल मीडिया चला के, बट वो आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं हुई है रिलैक्स। तो इट इज बेटर कि आप एक नहीं पॉज लो हुई। बीच बीच में और वॉक पे जाओ, दोस्तों से बात कर लो। ये एक बहुत छोटी बट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। निमेश, योर जर्नी अभी तक रही बहुत, जो भी अलग अलग आपने एग्जाम्स दिए उनमें सक्सेस आपको मिली, तो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा हाथ आपकी मेहनत का है। बट इस पूरे फेज में कोई ऐसा टाइम यस सर। आया जब आप थोड़े डिमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे और लग रहा होगा कि नहीं, थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और उस टाइम पे कैसे आप अपने को वापस बैक ऑन ट्रैक लाए? पूरी आपकी जर्नी में ऐसा कोई फेज आया था? सर मैं जब 2018 में पास आउट हुआ था, तो उसके बाद मैं जितने सारे मतलब 2018 नहीं 2019 से लगभग जितने सारे मैं रिटर्न एग्जाम देता था, पीएसयू, बाढ़, जितने सारे रिटर्न एग्जाम देता था, जितने सारे पीएसयू का सारे रिटर्न क्लियर होते थे और एक भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होती थी। तो ये मुझे सबसे डिसहार्टेंड हम्म। लगता था। मैंने काफी सारे रिटर्न एग्जाम क्लियर किए थे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन मतलब 2018 से 20 के बीच में, लेकिन किसी के इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे थे मेरे। फिर मतलब मुझे उस पे वर्कआउट करना था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास वगैरह किए, खुद से ही मतलब अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, जीडी का प्रैक्टिस कर रहा है, खुद से बोल रहा। तो इससे धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद मुझे सारे मतलब जितने इंटरव्यू मैंने देते गया, एक एक करके सारे इंटरव्यू क्लियर होते गए। फिर मेरा एक हम्म। था जो मैं 2019 का ईएससी मेंस देने के बाद जब उसका रिजल्ट आया था, तो मैं 8 मार्क्स के राउंड से मुझे मेरा रह गया था। उस साल मैं ईएससी मेंस में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, काफ़ी एफर्ट किया था, लेकिन हुआ नहीं था। उस समय काफ़ी डिसहार्टेंड, होपलेस फील हो रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा जो इससे कोई फायदा नहीं है, अभी जितना पढ़ लिया, जितना मेहनत कर लिया है काफ़ी ज़्यादा है, अब एक और एफर्ट देने का ज़रूरत है। और उस बार मैं फोकस होकर एफर्ट दिया, तो फिर 2020 में काफ़ी अच्छे रैंक्स वगैरह आए। हम्म। यानी इस पूरे फेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप सब जो सीख सकते हैं, कि आपको पिन पॉइंट करना है अपनी एग्जैक्ट क्या चीजें जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे निमेश बार बार रिटर्न क्लियर ले रहे थे बट इंटरव्यूज में अटक रहे थे, सो ही पिन पॉइंटेड कि इट इज नॉट द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बट एक सॉफ्ट स्किल्स जो हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स जो सॉफ्ट। हो गई, उसको डेवलप करना है, तो उस पर फोकस किया। तो यही लर्निंग आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके लगा सकते हैं अपने टेक्निकल में, कि आपको अपना अगर एनालिसिस अच्छे से पता है कि मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, किस डोमेन में वीक हूँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको डायरेक्शन पता चलेगी कि हाँ मैं इस तरफ एक्ट कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ निमेश, कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, कि इस सब्जेक्ट में इस तरह से इसको अप्रोच ना किया जाए, या इस सब्जेक्ट को इस तरह से अप्रोच किया जाए? ऐसी कोई टिप्स रिलेटेड टू एनी वन और मोर देन वन सब्जेक्ट्स? सर एक्चुअली हमें तो सबसे पहले ना सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है उस पर फोकस करना चाहिए।
वो बस एक्स्ट्रा चीज होता है, लोग उसी में एफर्ट करते रह जाते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जाम का डिमांड क्या है उस पर फोकस करना है, सबसे मस्ट है। सिलेबस हमें पता होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर किया रहना चाहिए, उससे हमें आइडिया लगेगा जो क्या पढ़ना है। इन जनरल मतलब रैंडमली कुछ भी पढ़ने से फायदा नहीं है। जैसे हमें इन डेप्थ प्रूफ वगैरह का जरूरत नहीं है, जैसे गेट के लिए इन डेप्थ प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो हमें उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप ये सब करोगे तो लास्ट में रिवीजन के समय भी वो सब करना पड़ेगा, और रिवीजन के समय में आपको इतना समय नहीं मिलेगा जो आप इतने सारे चीज पढ़ पाओ। तो हमें तो सबसे पहले फोकस करना है जो क्या एग्जाम का डिमांड है, एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है। उसके मतलब आउटसाइड अगर आपको पढ़ना है तो आप एग्जाम निकालो, उसके बाद पढ़ो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको जो एग्जाम का डिमांड है उसके लिए आपको वर्क करना है। बस यही कहना चाहूँ। इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट जिनसे जो उतने डिफिकल्ट नहीं है बट उनका सिलेबस वेटेज विड्थ ज़्यादा है, और उसमें स्टूडेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि कैसे याद रखें, कैसे ध्यान रखें। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, जिसका विड्थ बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बहुत होंगे, ज़्यादा। डुएबल क्वेश्चन होंगे, बट पूछने को बहुत कुछ है उसमें। ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप क्या टिप्स शेयर करोगे स्टूडेंट्स को कि कैसे अप्रोच करें, कैसे रिवाइज करें? ऐसे सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, बेसिक हर एक जैसे प्रोडक्शन में मटेरियल साइंस है, जैसे मटेरियल साइंस तो वैसे गेट में कम आती है, तो जो आती है हमें वो पढ़ना है। हमें ओवरऑल मतलब मटेरियल साइंस में पढ़ने चले जाएंगे तो 6 महीने भी कम बहुत हो कुछ है। जाएंगे। तो मटेरियल साइंस में जिस जिस डायमेंशन में हमें पढ़ना है, जितना ज़रूरत है, जितना प्रीवियस ईयर्स में है, उतने ही पे फोकस करना है, और वो देखेंगे तो वो उतना वास्ट नहीं है जितना मतलब पढ़ा जा सकता है, जितना इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है। तो हमें बस उतना ही पे ही फोकस करना है जितना, और उसका सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाना है जो हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। फिर जैसे प्रोडक्शन में हुआ, बाकी जो मेटल कटिंग है, नॉन कन्वेंशनल है, कास्टिंग वेल्डिंग है, इसके हमें फॉर्मूले जैसे हुए फॉर्मूले हर एक सब्जेक्ट के एक तरफ अलग से रखे रहना चाहिए, जिसको हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का आइडिया लगेगा हमें। मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैन्युफैक्चरिंग में अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का अगर नहीं पता रहे, जैसे इस साल भी क्वेश्चन आया था एक, आपका टूल से रिलेटेड था, ये VT⁴ इक्वल टू कांस्टेंट पे बेसिस पे मेटल कटिंग पे एक क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन को अगर कोई पहले नहीं किया रहेगा तो वो क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के सब्जेक्ट में। करेक्ट बात है, क्योंकि आप जितने टाइप के क्वेश्चन देख लोगे, मतलब ठीक है, क्वेश्चन तो किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, बट आप जितने टाइप के क्वेश्चन देख लोगे तो बिल्कुल। उसका पूरा 360 उस टॉपिक का आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टाइप से पूछ सकते हैं। तो कुछ नया भी आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं बहुत टाइप के सॉल्व कर चुका हूँ, तो आई एम श्योर कर मैं चुका सॉल्व हूँ। कर लूंगा। बट आप जब लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इवन इफ आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बट आपको डर लगता रहेगा कि अरे यार पता नहीं क्या पूछ दे, क्या कॉन्सेप्ट आ गया, मुझे तो आता नहीं है। तो इट इज ऑल्सो अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जितना आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो रादर देन ट्राइंग टू कवर इररेलेवेंट टॉपिक्स जो नहीं आते हैं जनरली, उनके पीछे भागने से अच्छा आप जो आता है उसको पढ़ें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज की जो लर्निंग्स है उसको कैसे स्टूडेंट नोट डाउन करे या माइंड में रखे? निमेश, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ। सर मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एक्सर्जी के क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज से। उसके क्वेश्चन बैंक बैंक काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन है, कम्प्रिहेंसिव, एकदम काफ़ी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है। और थोड़ा सा मतलब थोड़ा मेंस सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब कुछ कुछ। तो उससे आपका थॉरो स्टडी होता है, थॉरो प्रिपरेशन होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता है। अगर हम गेट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने बैठ जाएं तो वो उतना ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं, उतना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन उतना सब्जेक्टिव टाइप का नहीं है, लेकिन आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है, और करेक्ट। उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये मुझे एक्सर्जी के क्वेश्चन बैंक के करने से मुझे काफ़ी फायदा हुआ। तो आप सबसे पहले तो जो कंसेप्ट है जो आपको नहीं पता है, तो उस कंसेप्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में लगा रहे हैं, तो उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि
ये जो क्वालिटी क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी गेट में आ जाते हैं। तो मोस्ट मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, जो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको अलग से नोट डाउन कर लेना है, जो कि हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सके। यस, और क्वालिटी क्वेश्चन लगाने का मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कहूंगा, जो क्वालिटी क्वेश्चन जितना आप करेंगे उतना बेटर है। करेक्ट। फिर क्योंकि टेस्ट हाँ, टेस्ट का भी मैं बताना चाहूंगा जो। हाँ, हाँ सर। हाँ। टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं गेट के टेस्ट में जो सिली मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा है जो राइट टू द नियरेस्ट इंटीजर, और हम हम्म, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू लिख के आ जाते हैं, उसके कारण भी गलत हो जाते हैं। फिर हमें हम्म, यूनिट्स यूनिट्स के कारण तो काफ़ी ज़्यादा गलत होते हैं, सिली मिस्टेक होते हैं, तो यूनिट्स पे फोकस करना है। फिर जो लास्ट में लिखा रहता है जो नियरेस्ट इंटीजर हुआ, तो ये सब पे फोकस करना है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना सिली मिस्टेक कम होगा। तो टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो आपको जो जो गलती हुआ है उसको नोट डाउन करो, जो बार बार हो रहा है तो उसको नोट डाउन करो, और नेक्स्ट टाइम से आपको कोशिश करना है जो वो गलती नहीं है। करेक्ट। क्योंकि जैसे इस बार का पेपर अगर आप देखें तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। तो सारी की सारी जी। गेम जो है इस बार वो इसी की थी, एक्यूरेसी। जिसने यूनिट में मिस्टेक की, एक्यूरेसी। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी, राउंड ऑफ में मिस्टेक कर दी, उसी से वो एक एक दो दो नंबर पीछे जाएंगे। और एक एक दो दो नंबर से ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा रैंक पीछे गई है इस बार। क्योंकि एक ही रैंक पे बहुत बच्चे बैठे हैं, यस एक सर। ही मार्क्स पे बहुत बच्चे बैठे हैं इस बहुत बार। बच्चे। तो इसीलिए वो सब चीज़ें जो आपको लगता है कि मतलब जो कॉन्सेप्ट के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसका आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो या खराब हो, बट फिर भी आप वो मिस्टेक कर सकते हो। नॉन कॉन्सेप्चुअल नॉन मिस्टेक्स हैं वो। कंसेप्चुअल। हाँ, तो वो भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब मार्क्स की बात आती है। तो उन सब का मार्क्स में। फोकस टेस्ट, हाँ, टेस्ट सीरीज से आपको बहुत अच्छे से उन सब आ, पे इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। सर एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो हम्म, मेरे जो 2020 के अटेम्प्ट थे उसमें एक क्वेश्चन मतलब मेरा एनईटी टाइप था, उसमें 10.003 आया था, और उसमें लिखा था राइट अप टू नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर शुड बी 10। और मैं रस में 10.003 लिख के आ गया। और उसके बाद मैं चैलेंज भी किया था, आईटी दिल्ली का था, तो वो चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो 10 ही रह गया, और मेरा डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट रैंक हो गया। तो वो वही, नाइटमेयर की तरह होता है। तो बिल्कुल इसलिए सब कुछ इस सही साल मैं करने के उस बाद, चीज को ध्यान दिया। वही वही सब कुछ सही करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपने सोचिए, उस क्वेश्चन को आप याद करो कि आपने कितना कुछ पढ़ा है, उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझे, जीरो से सोचो उसके कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए आपने, वो गेट में भी आपने सॉल्व किया, और सब करके एकदम आखिरी स्टेप पे राउंड ऑफ में मिस्टेक करके आपके मार्क्स चले गए। तो कितना दुख भी होता होगा, मतलब जो 99 पे आउट हो जाते यस हैं सर। जैसे, जो ऐसे लगता होगा, तो उस टाइप का एक ये फीलिंग है। तो इसीलिए उस टाइप का हाँ फीलिंग। हाँ, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजों पे भी स्टार्टिंग से फोकस करना है। कैलकुलेटर, क्वेश्चन जो आप सॉल्व पढ़ रहे हो, केयरफुली उन क्वेश्चंस को पढ़ो। छोटी छोटी चीजें आदत में आ जाएंगी तो इजी लगने लग जाएगा, बस इतनी सी बात है इसमें। निमेश, क्योंकि योर जर्नी थ्रू आउट आई एम श्योर हैज अ लॉट टू डिस्कस, बट ऐसे क्या पॉइंट्स आपको लगता है, क्या क्वालिटीज हैं जो एक गेट एस्पिरेंट में मस्ट होनी ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रिवीजन से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, क्या कैसी भी टाइप की क्वालिटी हो सकती है? ऐसी क्या क्वालिटीज आपको लगता है जो जरूरी है गेट में सक्सेस के लिए? सर गेट में सक्सेस के लिए सबसे फर्स्ट थिंग तो हार्ड वर्क आपको करना होगा। हार्ड वर्क का ऑप्शन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है, काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं। फिर लाइफ में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज आता है, तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि आप एफर्ट करोगे तो आपका आउटपुट आएगा, एफर्ट नहीं करोगे आउटपुट नहीं आएगा। और आप मोटिवेटेड रहोगे, छोड़ोगे नहीं, कंसिस्टेंसी रखी। जैसे मेरा ओवर ए 2018 से 20 में काफ़ी एग्जाम निकल रहा था, लेकिन मैं और इंटरव्यू नहीं निकल रहा था, तो मैं मैं डिप्रेसिंग फेज आते थे, मैं छोड़ सकता था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते गया, मोटिवेटेड रहा, तो फिर फाइनली आउटपुट मिला। तो सबसे पहले तो हार्डवर्क आपको काफ़ी करना है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पेशेंसली मतलब एफर्ट लगाना है। ये नहीं कि मतलब जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम्म, डिमोटिवेटिंग फेज आएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के फिर से लगे रहना है, कंसिस्टेंसी रखिए। करेक्ट। क्योंकि फेजेस आपके प्रिपरेशन में आएंगे, लेकिन अगर आप उस फेज से दब जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आपको बाउंस बैक करना है। फेज आया खराब,
समाधान सोचना है और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं उस तरफ ध्यान देना है। तो जो भी आपके प्रिपरेशन में फेज ऐसे आएंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं, जब आप आपके साथ भी शायद हुआ होगा निवेश, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए होंगे बिल्कुल तो शायद थोड़ा एक्यूरेसी कम रही होगी, है ना? क्या कैसे डील किया आपने फिर तब? कम रही होगी। बिल्कुल सर, एक्यूरेसी स्टार्टिंग के फेज में तो काफ़ी कम रही है, लेकिन इसका एक ही ऑप्शन है, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ गलती हो रहा है उसको मतलब रिवाइज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। मैं तो जब 2020 में जब मैं प्रिपेयर किया था, उससे पहले तो मैं टेस्ट सीरीज में जो गलती होते थे मैं गलती को नोट डाउन करता था। आप नोट डाउन करोगे, आपको नोट डाउन करोगे, आपको पता चलेगा जो ये गलती हो रहा है। मैं यूनिट लिखता था, मुझे मुझे ये यूनिट लिख क्वेश्चन में पूछे थे और मैं ये यूनिट में आंसर मार करके आया, सेकंड में पूछे थे मैं मिनट में करके आया, ये भी लिखना है। तो ये मैं लिखता था तो मुझे पता चलता था जो ये गलती होती है ये गलती नहीं करनी है। कभी डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में आंसर देना रहता था, मैं केल्विन में करके आता था। तो ये सब चीज नोट डाउन करना है। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में ऐसा फेज आएगा आपके में, आपकी प्रिपरेशन में, कि क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे बैकआउट नहीं करना है, समाधान सोचना है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, किस चीज में लैग कर रहा हूँ, और उस पर आपको लगे रहना है, डटे रहना है। कितना ही मुश्किल है, कुछ टाइम लगेंगे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और आप उस चीज को उससे ऊपर आ जाएंगे, उससे उस हर्डल को आप क्रॉस कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट निमेश ने बताए अपनी जर्नी से। एंड में अगर कुछ फाइनल टिप्स गेट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहोगे निमेश? सर मैं तो कहूँगा जो हार्ड वर्क करते रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, मोटिवेटेड रहना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, और रिवीजन रिवीजन जितना रिवीजन करना है, और टेस्ट लगानी है। तो ये अगर कोई मतलब करें एफर्ट, मतलब डिटर्मिनेंट होके, तो गेट ईएससी कोई भी एग्जाम कोई भी एग्जाम क्रैक क्लियर किया हो जा जाएगा। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको मौके बार बार मिलेंगे, एक एग्जाम नहीं तो दूसरा, इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल चांसेस मिलेंगे। आपने अगर अच्छे से, जैसा जो समरी निमेश ने दी, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको इन सब एग्जाम्स में कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अच्छा लगा निमेश बात करके आपसे, और आई सर एम बहुत अच्छा लगा। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, और आगे थैंक यू फॉर सर। योर जर्नी ऑफ सीएसई, ऑल द बेस्ट। You are a good यस सर। candidate, and country थैंक यू सर। needs sincere people like you. थैंक यू सर।